गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रिंस। मैं आपका जी एजुकेटर बैंकिंग के किस्से में आपका स्वागत है। आज पार्ट 2 है। कल हमने पार्ट 1 इसका लॉन्च किया था, पब्लिश किया था चैनल पे। आप लोग का जो रिस्पॉन्स है काफ़ी अच्छा लगा देख के, आप लोगों ने कमेंट भी किया। और बेसिकली जो लोग फर्स्ट टाइम ये देख रहे हैं उनको बता दूं, ये सीरीज इसलिए चलाया जा रहा है ताकि जो बैंकिंग के जो कंसेप्ट हैं, जो हिस्ट्री हैं, जो ऐसे फैक्ट्स जो लोग नहीं जानते हैं ज़्यादातर, वो सब मैं बता पाऊँ ताकि आप लोगों को इंटरव्यू में हेल्प मिले इससे। ठीक है, तो कल हमने देखा था वो सारे प्रेसिडेंसी बैंक जो इंडिया के थे, आपका बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है, इस टाइप के जो बैंक से इंपीरियल बैंक कैसे बना, फिर एसबीआई कैसे बना, ठीक है, पुराना बैंक हिंदुस्तान बैंक, वो सब हमने कवर किया था। ठीक है, अब हम आज कवर करेंगे, हम एसबीआई तक पहुंच चुके थे और हम एसबीआई की हिस्ट्री को देखेंगे। देखिए, एसबीआई जो है एक कमेटी थी जिसने जिसके रिकमेंडेशन से एसबीआई का गठन हुआ था। कमेटी का नाम था AIRCSC, फुल फॉर्म है ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी। याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है AIRCSC। ठीक है, ये जो एक्ट आया था एसबीआई के लिए वो आया था 1955 में। वेरी इंपॉर्टेंट डेट, याद कर लीजिएगा। और जो देखिए एक्ट आया 1955 में और एस्टेब्लिशमेंट भी 1955 में एसबीआई का हो जाता है। एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है और जो वर्तमान चेयरमैन है, जो करंट, वो दिनेश कुमार खड़े हैं। और जो सीएफओ हैं, जिसको फुल फॉर्म में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बोलते हैं, वो है चरणजीत अटरा जी। ठीक है, तो ये ब्रीफ है एसबीआई के बारे में। अब देखिए एसबीआई कैसे काम करता है और बाकी बैंकों से कैसे अलग है, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हैं, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है एसबीआई परफॉर्म सेंट्रल बैंकिंग एक्टिविटी। आप नोट में देखिए क्या लिखा है, नोट पे देखिए, एसबीआई परफॉर्म सेंट्रल बैंकिंग एक्टिविटी। इसका मतलब क्या हुआ, सेंट्रल बैंकिंग एक्टिविटी। अब देखिए सेंट्रल की जो बैंकिंग एक्टिविटी है मोस्टली आरबीआई करता है, तो फिर ये एसबीआई को राइट किसने दिया, तो आगे देखते हैं किसने दिया। देखिए एसबीआई दो मेजर फंक्शन करता है। पहला है इसका बैंकर्स टू दी बैंक। अब बैंकर्स टू दी बैंक तो अभी तक तो आरबीआई था, तो एसबीआई कैसे, तो एसबीआई एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए ये भी बैंकर्स टू दी बैंक है, स्पेशल राइट है, बाकी बैंकों से थोड़े से इसका एक्ट अलग है। ठीक है, अब देखिए ये है बैंकर्स टू दी गवर्नमेंट, यहाँ तक कि सरकार की भी मदद करती है हर तरीके से। ठीक है, तो ये बैंक गौर सरकार की भी बैंक हो जाती है। ठीक है, और बैंकों की तो मदद करती ही करती है। अब देखिए कि नोट में सबसे ऊपर आप ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से समझिएगा। एसबीआई परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ नॉर्मल बैंकिंग एक्टिविटी एज वेल एज डिलीवर्ड बाय अदर पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट बैंक एंड एज एजेंट ऑफ आरबीआई। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देख लीजिए, एज एजेंट ऑफ आरबीआई। अब आरबीआई के एजेंट से क्या तात्पर्य, क्या समझ रहे हैं आप लोग, इन दोज प्लेसेस वेयर आरबीआई हैव नो ब्रांचेज। अब मान लीजिए मैं बात करूं कि नॉर्थ ईस्ट में आरबीआई को कुछ काम करना है, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे उसका एजेंट है एसबीआई। जहां भी आरबीआई की रीच नहीं है वहां पे एसबीआई उसका एज ए रिप्रेजेंटेटिव कहो, एजेंट कहो, वहां पे ऐसे एक्ट करता है, इसीलिए इसे कुछ स्पेशल राइट्स हैं। ठीक है, अब एसबीआई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए एक एसबीआई एसोसिएट एक्ट है, ठीक है, 1959 में। इसमें क्या था कि जब एसबीआई बना तो कुछ और भी बैंक्स बने जो पर्टिकुलर, जैसे कि जयपुर को, बीकानेर को, हैदराबाद को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उसे एसबीआई का अंतर्गत रखा गया। एक एक्ट, एसोसिएट एक्ट, नाम दिया गया स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, इस टाइप से नाम दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, इस टाइप से टोटल 8 एसोसिएट बने। ठीक है, और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूँ, ये जो टोटल 8 एसोसिएट थे गाइस, देखो आप लोगों की कितनी बड़ी नुकसान हुई है यहाँ पे। अभी आप लोग सिर्फ 2 वैकेंसी देखते हो, पीओ एंड क्लर्क का। ठीक है, लेकिन पहले गाइस 4 वैकेंसीज होती थी। एक आता था एसबीआई पीओ एंड क्लर्क, और दूसरा और 2 एक्स्ट्रा आते थे एसबीआई एसोसिएट पीओ एंड एसोसिएट क्लर्क। कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता था गाइज, और सारी फैसिलिटीज सेम ही होती थी। ठीक है, लेकिन सब मर्ज कर दिया गया। अब देखिए क्या हुआ, जो टोटल 8 थे उसमें से 3 ऑलरेडी मर्ज हो चुके थे। सबसे पहले तो जयपुर और बीकानेर मर्ज हुआ था, 1969 के करीब का टाइम था, और फिर बाकी 2 भी मर्ज हुए थे, तो टोटल 5 बच गए थे एसोसिएट। टोटल 5 एसोसिएट आपके बच चुके थे 2017 तक। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, टोटल 5 एसोसिएट आपके बच चुके थे। और एक बैंक खुला था आपका 2013 के करीब में खुला था, भारतीय महिला बैंक। ठीक है, और शायद मंथ नवंबर के टाइम था, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। तो
भारतीय महिला बैंक नारी सशक्तिकरण का एक जीता जागता सबूत है इंडिया में। ये बैंक ऐसा था जिसमें इसको फुल्ली मैनेज किया जा रहा था वुमेन्स एम्प्लॉय के द्वारा, ठीक है। तो चला लेकिन काफी घाटे में गया बैंक, इसकी केस स्टडी अभी तक बनी नहीं है। तो इसको और बाकी जो 5 एसोसिएट थे उसको मर्ज कर दिया गया था। डेट था 1 अप्रैल 2017। अब देखिए यहाँ से आप लोग की वैकेंसी एसबीआई की हो गई कम, 2 वैकेंसी तो गई, एसोसिएट पीओ, एसोसिएट क्लर्क। और देखिए ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए, कब मर्जर हुआ था एसोसिएट का, तो 1 अप्रैल 2017 में। और किसके साथ हुआ था, तो भारतीय महिला बैंक के साथ हुआ था, ठीक है। अब देखिए जो हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा है बैंकिंग के, उसमें मैंने कल आपको पढ़ाया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान के बारे में, जो 1770 में बना था और 1832 में क्लोज हो गया था, ठीक है। उसके बारे में बताया था कि कोलकाता में हेडक्वार्टर है और फर्स्ट कमर्शियल बैंक था इंडिया का, ठीक है। उससे पहले बैंकिंग का ये बेसिकली ब्रिटेन की कंपनी थी अलेक्जेंडर कॉर्पोरेशन, उसने इसे स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट फेज जो है बैंकिंग का जो सबसे पहले है, तो यहाँ से हमने इसे 5 फेज में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। पांचों फेज में अलग अलग हिस्ट्री घटती है और अलग अलग फेज में समझेंगे आसानी रहेगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए फर्स्ट फेज में देख लिया हमारा प्रथम कमर्शियल बैंक आता है कोलकाता में। अब सेकेंड फेज जो टाइम मैंने डिवाइड कर रखा है आप देख सकते हो, बीबीएम सबसे पहले तो याद कर लो, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है। अब जो सेकंड फेज जो होता है उसका ड्यूरेशन है 1806 टू 1860। अब 1806 में कल बता दिया था बैंक ऑफ बंगाल आया था, 1840 में आपका आया था बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में आया था आपका बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है। ये सारे प्रेसिडेंसी बैंक थे, तीनों के तीनों इंडिया फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक थे, ठीक है। अब थर्ड फेज की बात करते हैं। देखो थर्ड फेज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सारे जितने मेजर्स बैंक है ना इसी में आए हुए हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट्स मैंने बना रखा है, हर एक लेटर अलग अलग बैंक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। देखते हैं कितने बैंक आए हैं। देखो इन 1860 टू 1913 मतलब टोटल जो है आपका 53 इयर्स का ड्यूरेशन है और 53 इयर्स में आपके टोटल 6 बैंक्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है गाइस। तो 6 बैंक्स मिलते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहला जो बैंक आता है, यहाँ पे ध्यान दो, डेट पे ध्यान दो, 1865 में, ठीक है। 1865 में सबसे पहले आता है इलाहाबाद बैंक। नाम से मत सोचना कि यूपी से बेस्ड होगा, इलाहाबाद से बेस्ड होगा, नहीं, नाम बस इलाहाबाद बैंक, अभी भी कोलकाता इसकी हेडक्वार्टर है, ठीक है। ये सबसे ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक ऑफ इंडिया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, पहले भी आता था, अभी भी आता है। ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक कौन सी थी इंडिया की, तो वो थी इलाहाबाद बैंक, ठीक है। अब उसके बाद से जो पहले हमने इलाहाबाद बैंक लिया, दूसरा सेकेंड है, मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट बताया था डबल ए, तो पहला इलाहाबाद बैंक हमने देख लिया, सेकेंड है देखते हैं, वो है अवध कमर्शियल बैंक। 1881 में आता है, डेट याद कर लीजिएगा, 1881 में आता है अवध कमर्शियल बैंक। ये यूपी बेस्ड बैंक था और इसका जो हेडक्वार्टर था फैजाबाद में था, ठीक है। यूपी फैजाबाद में हेडक्वार्टर था, ठीक है। ये फर्स्ट इंडियन कमर्शियल बैंक है, फर्स्ट इंडियन कमर्शियल बैंक है। इसको स्टार मार्क देके आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैनेज्ड बाय इंडियन। यहाँ पे कह रहा है पहला भारतीय बैंक जिसका जो मैनेजमेंट टीम था, जिसको मैनेज किया गया था, भारतीय द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट कमर्शियल बैंक मैनेज्ड बाय इंडिया, आंसर विल बी अवध कमर्शियल बैंक। व्हाट विल बी द आंसर, आंसर विल बी अवध कमर्शियल बैंक गाइस, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझना, हिस्ट्री बोरिंग होती है, फिर भी मैं जितना कोशिश हो पा रहा है आप लोगों के लिए उतनी इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ये 1-2 क्लास और हिस्ट्री चलेगी, उसके बाद से हम लोग करंट पे आ जाएंगे कि अभी क्या करंट सिनेरियो है, ठीक है गाइज। तो 1881 में अवध कमर्शियल बैंक, और याद कर लो फर्स्ट इंडियन कमर्शियल बैंक मैनेज बाई इंडियन इज अवध कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब देखिए, अब उसमें से अगला जो बैंक बनता है 1906 टाइम होता है आपका ये 1906 का, इसमें बनता है आपका बैंक ऑफ इंडिया, BOI, ठीक है। और इसकी जो हेडक्वार्टर है मुंबई है, याद कर लीजिएगा, BOI का हेडक्वार्टर मुंबई है, ठीक है। सेम ईयर में जब बैंक ऑफ इंडिया बनता है तो याद कर लीजिए बैंक ऑफ इंडिया एंड कैनरा बैंक एक साथ आए थे, ठीक है। अब कैनरा बैंक भी 1906 में आया, हेडक्वार्टर बेंगलुरु, ठीक है। उसके जब 2 बैंक आ जाते हैं, बैंक ऑफ इंडिया एंड कैनरा बैंक, तो उसके अगले एक साल बाद एक और बैंक आता है इंडियन बैंक, ठीक है। और उसकी हेडक्वार्टर होती है चेन्नई में। तो देख लिए 1906 में 2, 1907 में एक बैंक आता है इंडियन बैंक, ठीक है, हेडक्वार्टर चेन्नई। अब देखिए बात करते हैं 1908 में, अब 7 में देखिए 6 में 2 आया, 7 में 1 आया और 8 में भी एक बैंक आता है, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा हेडक्वार्टर है बड़ोदरा, ये गुजरात वेस्ट बैंक है और बड़ोदरा में ही इसकी हेडक्वार्टर है, ठीक है।
अब लास्ट बैंक आता है इस सीरीज में आपका 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी हेडक्वार्टर है मुंबई। अब इस डेट को याद कर लीजिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कब आया था क्वेश्चन, तो आप लोग का आंसर क्या होगा गाइज, आप लोग का आंसर होगा 1911, ये 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आया था। देखिए अब यहाँ पे जो स्टार मार्क कर रखा मैंने वो ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट इंडियन बैंक कंप्लीटली मैनेज्ड एंड ऑन्ड बाय इंडियन, ठीक है। मतलब क्या, पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, फर्स्ट इंडियन बैंक मैनेज्ड बाय इंडियन अवध बैंक, लेकिन इसमें डिफरेंस आ रहा है एक वर्ड का, ऑन। मतलब इससे पहले जो अवध बैंक था मैनेज तो किया जा रहा था इंडियंस के द्वारा, लेकिन उसका मालिकाना हक हमारे देश के पास नहीं था। तो ये पहली बैंक है इंडियन बैंक कंप्लीटली, इसकी मैनेजमेंट टीम भी इंडियन और जो ऑनरशिप मालिकाना हक था वो भी इंडियंस का ही था। और यही वो पहली बैंक है जो फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस की थी इंडियन मार्केट में। क्रेडिट कार्ड कितनी महत्वपूर्ण है आप लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं। अब देखिए फोर्थ फेज की बात, हमने थर्ड फेज तक देख लिया, फोर्थ फेज में क्या होता है। अब जो भी हमारे 3 प्रेसिडेंसी बैंक बीबीएम, 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे बीबीएम, ये तीनों मर्ज हो जाते हैं और बन जाते हैं इंपीरियल बैंक। कल मैंने बता दिया है पूरे डिटेल में इसकी कहानी। और 1 जुलाई 1955 को एसबीआई का गठन हो जाता है, डॉक्टर्स डे भी मनाया जाता है 1 जुलाई को, ये भी कल बताया था मैंने। अब आगे देखते हैं कि आगे फिफ्थ फेज में क्या होगा, और फिफ्थ फेज में ही मैं 1955 से लेके आज तक 2021 तक कवर कर दूंगा, ठीक है, ताकि उसका हिस्ट्री खत्म और करंट में हम लोग आ जाएंगे और सब चीज करंट में देखेंगे। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं और इसे याद करना बहुत ही जरूरी है, ध्यान में रखना चाहिए। अब देखो गाइस, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं लेकिन जानना जरूरी है, नहीं जानोगे तो करंट सीन को भी कैसे समझ पाओगे, ठीक है, तो रिलेट करोगे तो समझ पाओगे। देखो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बनता है। अब गाइस देखो आरबीआई जो है वो कंट्रोल करता है सारे बैंक्स का, ठीक है, रेगुलेट करता है। लेकिन देखो सारे बैंक्स पहले आए हैं, आरबीआई बाद में आया, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब कुछ भी नया आता है ना तो उसे कंट्रोल करना, क्योंकि उसमें बहुत सारे गलत चीजें अच्छी चीजें भी जुड़ती हैं, तो कुछ ना कुछ तो चाहिए उसे रेगुलेट करने के लिए, तो इसलिए आरबीआई का गठन हुआ था, ठीक है। अब देखिए फिफ्थ फेज में हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब फिफ्थ फेज में सबसे पहला काम क्या होता है, आरबीआई का नेशनलाइजेशन, और डेट होता है 1 जनवरी 1949, 1 जनवरी 1949 और हमारा आरबीआई हो जाता है नेशनलाइज। तो पहले तक अभी तक आरबीआई नेशनलाइज नहीं था, मतलब 35 में बना लेकिन 49 तक नेशनलाइज नहीं था, ठीक है। 1 जुलाई 1955 को इसी, अब देखिए हम लोग एक डेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमने 1933 से 1938 के पहले तक का देखा, अब 1938 के बाद से क्या क्या हुआ वो बात कर रहे हैं। तो 1955 जो है 1938 के बाद में आता है, तो इसलिए इसी स्लैब में आपका 1 जुलाई 19 एसबीआई भी बन रहा है, ठीक है। 19 जुलाई 1969 को जो बाकी जो 14 बैंक, टोटल 20 बैंक आप देख सकते हैं यहाँ पे, 14 बैंक और 6 बैंक, ठीक है, टोटल 20 नेशनलाइज बैंक थे, ठीक है। उसके बारे में बताऊंगा, 19 कैसे हो गए थे बाद में, पीएनबी में एक बैंक मर्ज हुआ था, वो बताऊंगा उसके बारे में। तो देखिए 19 जुलाई 1969 को बाकी जो 14 थे उसे नेशनलाइज किया गया था, डेट आप लोग याद कर लीजिएगा। और फोर्थ पंचवर्षीय योजना थी, चौथा पंचवर्षीय योजना के अंदर में हुआ था ये। और 15 अप्रैल 1980 को बाकी जो 6 बैंक है वो नेशनलाइज हुए थे, ठीक है। और एसबीआई एसोसिएट एक्ट जो था 1959 में आया था। तो ये अभी तक की पूरी कहानी है। अगले लेक्चर में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो बाकी 14 जो 14 बैंक्स थे कौन कौन से थे, क्यों नेशनलाइज किए गए, बाकी जो 6 थे वो क्यों नेशनलाइज किए गए, क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी थी नेशनलाइज करने की, तो ये सब जानेंगे, काफी महत्वपूर्ण होगा। और कल से ये हिस्ट्री खत्म हो जाएगा और हम लोग करंट में आ जाएंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। और गाइज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, काफी मेहनत लगता है इस लेक्चर को बनाने में, ठीक है। और सपोर्ट करो जितना हो सकता है, फ्री कंटेंट हम आप लोगों के लिए ला रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी सपोर्ट करो। और जिस तरीके से कल वीडियो को लाइक किया था आप लोगों ने और जिस तरीके से आप लोगों ने नीचे कमेंट करके रिस्पॉन्स दिया था, अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करो, वरना कोई बात नहीं गाइज, आप देख सकते हो। बाकी जो 50 पेज या 100 पेज में सारे बैंकिंग अवेयरनेस आपके अवेलेबल है मार्केट में, पीडीएफ डाउनलोड करो और याद कर जाओ, मोर देन इनफ है, ठीक है। इतनी ज्यादा ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर नॉलेज सीकर हो तो इस वीडियो को देखना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, और मिलते हैं कल आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग 14 और 6 का इक्वेशन के साथ, ठीक है। गुड नाइट।